हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? स्टूडेंट्स, क्लास 12 हिंदी मीडियम के लिए ठोस अवस्था ऑलरेडी कुछ हेडिंग्स हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। किसी ने मिस की हैं तो प्लीज आई बटन को क्लिक करके पीछे वाली हेडिंग्स को ज्वाइन कीजिए। और आज हम बात करेंगे बेटा यहाँ पे ठोस अवस्था की एक नेक्स्ट हेडिंग, निबिड़ संकुलित संरचना या ठोसों का निबिड़ संकुलन। ठोसों का निबिड़ संकुलन मींस जो ठोसों में कल तक हमने जो हेडिंग पढ़ी उसमें देखा था अवयवी कण। ठोस मिलकर बने होते हैं अवयवी परमाणुओं से, अवयवी अणुओं से या आयनों से। आयनिक ठोस, आणविक ठोस, सहसंयोजक ठोस, ये हम पहले दिन पढ़ चुके हैं। तो उन ठोसों में अवयवी कण किस प्रकार से व्यवस्थित रहते हैं, किस प्रकार से वो मात्रक कोशिका बनाते हैं, एकक कोशिका बनाते हैं, किस प्रकार मात्रक कोशिकाओं की पुनरावृत्ति से क्या होता है संपूर्ण क्रिस्टल का निर्माण होता है, ये बातें हम ऑलरेडी कर चुके हैं। इस पॉइंट में नेक्स्ट जो डिस्कशन अपना है निबिड़ संकुलित। निबिड़ संकुलित संरचना को समझने से पहले यहां जो अपन एक वर्ड यूज कर रहे थे अवयवी कण, उन अवयवी कणों को हमें क्या मानना है, ठोस गोला या ठोस गोला उनको कंसीडर कर लेना है। अवयवी कणों को ठोस गोला मानते हुए हम ये निबिड़ संकुलन एक विमीय, द्विविमीय और त्रिविमीय तीन अलग अलग स्तरों पर, तीन अलग अलग लेवल पे ये निबिड़ संकुलित संरचना अपन पढ़ेंगे। फर्स्ट देखते हैं यहाँ पे एक विमीय निबिड़ संकुलित संरचना। एक विमीय निबिड़ संकुलित संरचना में विभिन्न गोले एक के बाद एक सीधी रेखा में, एक पंक्ति में इस प्रकार से विन्यासित रहते हैं कि प्रत्येक गोला दो अन्य गोलों के संपर्क में रहता है। जब एक गोला दो गोलों के संपर्क में रहेगा तो इस प्रकार की निबिड़ संकुलित संरचना में जो समन्वय संख्या आएगी वो 2 आएगी, क्योंकि एक गोला दो अन्य गोलों के संपर्क में है तो इसकी समन्वय संख्या 2 रहेगी। यहां पे गोलों के निरूपण से एक सीधी पंक्ति में, एक सीधी रेखा में एक के बाद एक विभिन्न गोले इस प्रकार से रखे जाते हैं कि प्रत्येक गोले दो अन्य गोलों के संपर्क में रहते हैं। तो यहाँ पे गोलों के निरूपण या गोलों के विन्यासित करने से क्या बनता है, एक गोलों की क्या बन जाती है, पंक्ति का निर्माण होता है। तो ये पंक्ति लेवल का या पंक्ति स्तर का एक विमीय निबिड़ संकुलन के साथ साथ इसको अपन पंक्ति स्तर का भी क्या कह सकते हैं, निबिड़ संकुलन संरचना कह सकते हैं। एक विमीय निबिड़ संकुलित संरचना को हम क्या कह सकते हैं, यहां पे मैंने बोला ये पंक्ति स्तर का क्या होता है, निबिड़ संकुलन संरचना होती है। मैंने जो लैंग्वेज बोली, अभी जो मैंने डेफिनेशन बोली उसके अकॉर्डिंग ये संरचना होगी कैसे, एक सिंपल से डायग्राम से मैं आपको बता रहा हूं। ये एक विमीय निबिड़ संकुलित संरचना का एग्जाम डायग्राम हो गया। विभिन्न गोलों को एक के बाद एक सीधी पंक्ति में इस प्रकार से रखा जाता है कि प्रत्येक गोला दो अन्य गोलों के संपर्क में रहता है, इसलिए इसकी समन्वय संख्या 2 आएगी और गोलों के विन्यासित होने से क्या बन गया, पंक्ति स्तर का विन्यास हो गया। अब इन्हीं एक विमीय पंक्तियों से क्या बनता है, द्विविमीय परतों का निर्माण होता है। एक विमीय पंक्तियों से द्विविमीय परतों का निर्माण होता है। वो द्विविमीय परतें कैसे बनेंगी, तो सेकंड जो अपने पास है वो है द्विविमीय निबिड़ संकुलित संरचना। द्विविमीय निबिड़ संकुलन संरचना में विभिन्न एक विमीय परतों, एक विमीय पंक्तियों को जो विन्यासित किया जाएगा वो 2 भिन्न प्रकार से विन्यासित किया जा सकता है। पहले केस में आपने देखा कि एक विमीय निबिड़ संकुलन में क्या हुआ, गोलों को व्यवस्थित किया तो पंक्तियां बनेंगी। अब इन एक विमीय पंक्तियों को जब विन्यासित करेंगे तो पंक्तियों के विन्यास करने से परतें बनेंगी। ये परत या लेयर लेवल का क्या हो गया, विन्यास हो गया, अरेंजमेंट हो गया। पहले केस में देखिए विभिन्न एक विमीय पंक्तियां एक के ऊपर एक इस प्रकार से रखी हुई हैं कि दूसरी पंक्ति का प्रत्येक गोला प्रथम पंक्ति के ठीक ऊपर हो, दूसरी पंक्ति का प्रत्येक गोला पहली पंक्ति के ठीक ऊपर हो, गोले पे गोला। ओके। नंबर 2, इन गोलों का जो विन्यास होगा वो आप हॉरिजॉन्टली मतलब क्षैतिज रूप से या ऊर्ध्वाधर वर्टिकली, क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर देखने पे इन गोलों का जो विन्यास है, इनके जो केंद्र है वो एक संरेखण, दोनों में संरेखण में आ रहे हैं। तो ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज स्थितियों में इनका जो विन्यास रहता है, संरेखण रहता है, वो समान रहता है। तीसरा पॉइंट, इस स्थिति में प्रत्येक परत का जो विन्यासित करने का तरीका है, प्रत्येक परत में एक निश्चित पैटर्न को फॉलो किया गया है और वो पैटर्न कौन सा होता है, ए पैटर्न था। यहां मैंने बोला गोले पर गोला,
यहां पे क्या बोला है, संरेखण क्षैतिज अवस्था में और ऊर्ध्वाधर अवस्था में जो संरेखण है वो क्या था, समान, और ए पैटर्न को उन्होंने क्या किया है, फॉलो किया है। चौथा पॉइंट, प्रत्येक गोला, जनरली किनारे वाले पे यदि चीज करें, यहां पे पूछते हैं सर पहला और लास्ट वाला गोला तो दो गोलों के संपर्क में नहीं है, मैक्सिमम के साथ वो कंडीशन आ रही है कि एक गोला दो अन्य गोलों के संपर्क में है। ऐसे इसमें भी देखेंगे, किनारे वाले आपको जो देख पा रहे उसको छोड़ो, लेकिन लगभग जो गोले आप देख रहोगे, एक गोला चार अन्य गोलों के संपर्क में है। जैसे इस गोले पे चार अन्य गोलों के संपर्क में, इसलिए इसकी समन्वय संख्या कितनी होगी, चार होगी। और इन चार गोलों के केंद्र को मिलाने पर क्या बनता है, एक वर्ग बन जाता है। इसलिए ये जो द्विविमीय में निबिड़ संकुलन आ रहा है वो क्या कहलाता है, वर्ग निबिड़ संकुलन कहलाता है। 2D में ये ऊपर वाला 1D था, ये 2D के अंदर क्या हो गया, वर्ग निबिड़ संकुलन हो गया। अब दूसरी तरफ देखते हैं अपन, यहां पे इसमें पहला पॉइंट क्या था कि गोल पंक्तियों को एक के ऊपर एक इस प्रकार रखा जाता है कि गोले पे गोला होगा, दूसरी पंक्ति का गोला ठीक पहली पंक्ति के ऊपर है। इसमें आप देख रहे हो कि दूसरी पंक्ति का जो गोला है वो गोला कहां है, गोले पे गोला नहीं है, वो दो गोलों के बीच में जो रिक्ति बन रही है, जो वॉइड बन रही है दो गोलों के बीच में, उस वॉइड के ऊपर क्या है, नेक्स्ट वाली पंक्ति का क्या रहा है, गोला आ रहा है। तो रिक्ति के अंदर, रिक्ति के ऊपर या रिक्ति के अंदर क्या होता है, नेक्स्ट वाली पंक्ति का गोला होगा। नंबर 2, इसमें क्या था, क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर स्थिति में इन गोलों का जो संरेखण था वो एक जैसा था, लेकिन इसमें आप देखोगे क्षैतिज अवस्था में तो गोले संरेखित हैं, लेकिन ऊर्ध्वाधर स्थिति में वो गोले कैसे दिख रहे हैं, जिग जेग, कोई भी केंद्र एक दूसरे के संरेखित नहीं हो रहे हैं। तो यहां पे उनका जो विन्यास होता है, कौन सा, क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर अवस्था में उनका जो विन्यास होता है वो क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर में विन्यास इनका क्या होता है, अलग अलग होता है। तीसरा पॉइंट यहां लिखा था, यहां पे प्रत्येक पंक्तियों को जो विन्यासित किया गया था, उनको अरेंज करने का जो तरीका था वो एक ही पैटर्न को फॉलो करते हुए था। प्रत्येक पंक्ति, जैसे पहले पंक्ति जहां पे विन्यासित है, दूसरी पंक्ति ठीक वही होगी, तीसरी भी ठीक वैसे होगी, चौथी भी वैसे होगी। तो ये पंक्तियों का ए पैटर्न कहलाता है। यहां पे क्या आता है, पहली पंक्ति जाए दूसरी उससे थोड़ी विपरीत होगी, तीसरी फिर पहली जैसी होगी, चौथी फिर दूसरी जैसी होगी। तो इसमें जो पैटर्न फॉलो किया गया व्यवस्थित करने का, वो पैटर्न कौन सा था, ए बी पैटर्न हो गया। चौथा पॉइंट इसमें जो आता है, यहां पे आपने बोला कि एक गोला चार अन्य गोलों के संपर्क में रहता है। यहां पे किसी एक गोले को आप उठाओगे देखोगे वो कम से कम आप देख पा रहे हो कितने गोलों के संपर्क में है, वो 6 गोलों के संपर्क में है। 6 गोलों के संपर्क में, इसलिए उनको जोड़ने पर इसकी समन्वय संख्या कितनी आ गई, इसकी समन्वय संख्या कितनी थी, 4, उसकी कितनी थी, 2, और इसकी समन्वय संख्या कितनी आ गई, 6 आ गई, क्योंकि एक गोला 6 अन्य गोलों के संपर्क में रहता है। फिर उन 6 गोलों के केंद्र पे जोड़ने पर क्या बनेगा, एक षटकोण बनता है, इसलिए यह क्या कहलाती है, षटकोणीय निबिड़ संकुलित संरचना कहलाती है। षटकोणीय निबिड़ संकुलित संरचना होगी ये 2D, यानी पहले क्या आया 1D में आपने क्या किया, गोलों को विन्यासित करते हुए पंक्तियों पे आ गए, और अब पंक्तियों को विन्यासित करते हुए आपने परतों पे आ गए। परतें लेकिन 2 प्रकार की बनेंगी, वर्ग निबिड़ और षटकोणीय निबिड़। इसमें पूरा डिटेल से भी आ सकता है, लेकिन अभी आप लास्ट ईयर का पेपर देखोगे 18 और 19 का, उसमें ये दोनों फिगर आपको, एक में ये पूछा गया है कि इनका लेवल डायग्राम बनाओ, तो ये वर्ग निबिड़ और षटकोणीय निबिड़ संकुलित की फिगर डायग्राम भी आपको आने चाहिए, इनके जो चित्र हैं वो चित्र भी बना सकते हो आप लोग। अब ये 2D जो परतें बनी, 2D जो परतें बनी है, उन 2D परतों को विन्यासित करके हम क्या बनाएंगे, 3D निबिड़ संकुलित बनाएंगे। चूंकि 2D जब 2 प्रकार का बन चुका है तो निश्चित है 3D भी क्या होगा, 2 प्रकार का बनेगा। एक में षटकोणीय निबिड़ को विन्यासित करना है, एक में वर्ग निबिड़ को विन्यासित करना है। षटकोणीय निबिड़ को विन्यासित करने वाला, जब यहां से अपन कहां पहुंचेंगे, 3D पे पहुंचेंगे, मतलब त्रिविमीय निबिड़ संकुलन पे पहुंचेंगे। अब वर्ग निबिड़ से जब हम त्रिविम पे आते हैं पूरा, अब इसमें त्रिविम में क्या किया जाएगा, परतों को विन्यासित किया जाएगा, और परतों को विन्यासित से तो क्या होता है, संपूर्ण क्रिस्टल का निर्माण हो जाता है। तो पहले अपन कर रहे हैं इस प्रकार की जो वर्ग निबिड़ संकुलित संरचनाएं होंगी, उन वर्ग निबिड़ 2D संकुलित परतों को एक के ऊपर एक जब रखा जाता है, कौन से पैटर्न को फॉलो करते हुए, ए पैटर्न को फॉलो करते हुए, विभिन्न अनेकों 2D
वर्ग निबिड संकुलित परतों को एक के ऊपर एक ए पैटर्न को फॉलो करते हुए उसको रखा जाता है, तो अंततः क्या बनती है? सरलतम मात्रक कोष्ठिका बनती है। एससीसी टाइप की मात्रक कोष्ठिका बनेगी। एससीसी मात्रक टाइप की कोष्ठिका बनेगी। जो क्रिस्टल बनेगा वो भी क्या कहलाता है? एससीसी टाइप का क्या बन जाता है? क्रिस्टल बन जाता है। एससीसी टाइप के क्रिस्टल के लिए आपको जो पॉइंट्स है वो पीछे वाली क्लास में बता चुका था। इसकी संकुलन क्षमता 52.4 आ जाएगी और समन्वय संख्या कितनी आ जाएगी? 6 आ जाएगी। ये वर्ग निबिड को 3D बनाने का तरीका हो गया। अब इसमें एक पॉइंट ये आता है, सर यहां पे भी आपने ए पैटर्न बोल दिया और यहां पे भी आपने ए पैटर्न बोल दिया, तो हम कंफ्यूज हो रहे हैं। कंफ्यूज की बेटा इसमें कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि ये जो ए पैटर्न है वो इन पंक्तियों को विन्यासित करने के लिए ए पैटर्न आ रहा है, यानी पंक्तियों कैसे व्यवस्थित होगी। और यहां जो ए पैटर्न मैंने फॉलो किया है वो कहा जा रहा है कि जो वर्ग निबिड 2D है उसके लिए ए पैटर्न होता है। तो यहाँ पे 2D षटकोणीय वर्ग निबिड से क्या बन जाएगा? 3D निबिड बनेगा। उससे एससीसी टाइप का सरलतम घनीय मात्रक कोष्ठिका वाले क्रिस्टल बनेंगे। अब इस हो गया यहां तक। अब ये वर्ग निबिड 2D से 3D बन गया। फाइनली एक ही स्टेप आपको बोल रहा है। अब अपन आते हैं षटकोणीय निबिड से। षटकोणीय निबिड में यहां तो मैंने सभी परतों को एक साथ विन्यासित करके बता दिया। इसमें क्या होगा? पहले दो परतों की बात की जाएगी। पहली परत पे दूसरी परत विन्यासित होगी, तो जैसे पहली परत पे दूसरी परत विन्यासित होगी तो उसमें क्या बनता है? दो नई रिक्तियां बन जाती हैं। पहले इन रिक्तियों को समझना है। जैसे ही पहली परत पे दूसरी परत रखी तो दो नई रिक्तियां बनी। पहले देखो इसमें जो रिक्ति बन रही है वो रिक्तियां कौन सी रिक्तियां हैं? वो त्रिकोणीय रिक्तियां कहला रही हैं। देखो अब ये ट्राइंगल जैसा बन रहा है इनके बीच में, ये त्रिकोण बन रहा है। ये त्रिकोणीय रिक्तियां जो होती हैं वो दो प्रकार से प्रभावित होती हैं। या तो त्रिकोणीय रिक्तियां पूरी तरीके से क्या हो? दूसरी परत के गोले से ढक जाएं, पूरी तरीके से क्या हो? ढक जाएं, या आंशिक रूप से ढके। जो रिक्तियां पूरी तरीके से ढक जाएंगी वो क्या कहलाती हैं? चतुष्फलकीय रिक्तियां कहलाती हैं। चतुष्फलकीय इसलिए कि पहले जो रिक्ति 3 गोलों से घिरी हुई थी, अब उसके ऊपर चौथा गोल आती है, वो 4 गोलों के संपर्क में आ गई और उन 4 गोलों के केंद्र को जोड़ने पर, उन 4 गोलों के केंद्र को जोड़ने पर क्या बनता है? एक चतुष्फलक बनता है, इसलिए वो चतुष्फलकीय रिक्ति कहलाई। और दूसरी जो रिक्तियां बनती हैं वो जो आंशिक रूप से ढकी रहेंगी। प्रथम परत में जो त्रिकोणीय रिक्ति थी वो दूसरी परत की त्रिकोणीय रिक्ति से आंशिक रूप से ढक जाती हैं, वो अष्टफलकीय रिक्ति कहलाती है। अष्टफलक इसलिए क्योंकि इसमें 3 गोले पहली परत वाले, 3 गोले दूसरी परत वाले, उन 6 गोलों के केंद्रों को जब जोड़ा जाएगा तो क्या बनता है? एक अष्टफलक बनता है। 6 का मतलब षष्ठफलक मत बोल देना, क्योंकि 6 के केंद्र को जोड़ा जाएगा और केंद्र को जोड़ने पे एक 8 भुजाओं वाली संरचना बनती है, जिसको अष्टफलक आप बोलते हो 8 भुजाओं के हिसाब से, तो वो अष्टफलकीय रिक्तियां बनती है। चतुष्फलकीय रिक्तियों की जो संख्या होती है वो गोलों की संख्या के जस्ट डबल होती है। चतुष्फलकीय रिक्तियों की जो संख्या होती है वो गोलों की संख्या के जस्ट डबल होती है, और अष्टफलकीय रिक्तियों की जो संख्या होती है वो गोलों की संख्या के बराबर होती है। ठीक है। अब आप पूछना चाहोगे सर ये रिक्तियां है कैसी, दिखती कैसी हैं? तो ये एक सिंपल रफ डायग्राम से समझिए आप। ये जो रिक्ति देख रहे हो आप, इसमें जो ब्लू कलर के सर्कल आप देख रहे हो वो पहली परत की त्रिकोणीय रिक्ति है। ब्लैक कलर वाला जो सर्कल है वो जस्ट उसके ऊपर वाली परत पे आ गया। तो 3 गोले थे पहली परत के, जो त्रिकोणीय रिक्ति बनी थी वो दूसरी परत के एक गोले से पूरी तरह से ढक गई। ये क्या होती है? पूर्ण रूप से ढक जाती है। पूर्ण रूप से ढकी हुई जो रिक्ति है 4 गोलों के संपर्क में है, उन चारों को जोड़ने पर एक चतुष्फलक बनता है। 1 2 3, ये 3 क्या है? एक ही प्लेन पे है, प्लेन मतलब एक ही समतल पे है। चौथा जो गोला है ब्लैक वाला वो इसके ऊपर ऐसे, तो ये चारों को जब जोड़ेंगे तो एक चतुष्फलक बना, इसलिए ये रिक्ति तो कह चतुष्फलकीय रिक्ति। यहां देख रहे हो आप जो ब्लैक वाले मैंने बनाए वो पहली परत होगी, उसके ऊपर 3 गोले और आ गए, तो पहली जो परत पे जो त्रिकोणीय रिक्ति बनी थी उसका ये वाला हिस्सा क्या हो गया? ये जो मैं बना रहा हूं ये ब्लैक वाला पॉइंट, ये क्या होगा? उसका आंशिक रूप से ढका गया। आंशिक रूप से जब ढका जाएगा तो रिक्ति का आकार छोटा हो जाएगा, पूर्ण नहीं, ये पूरी तरह से ढकीले और इसको आंशिक रूप से ढका गया है। तो ये जो रिक्ति है जब इसको बनाया जाएगा तो 3D में क्या बनेगा? एक अष्ट गोले 6 है यहाँ पे, लेकिन उन 6 गोलों के केंद्रों को मिलाने पर क्या बना? एक अष्टफलक बना, इसलिए रिक्ति क्या कहलाती है? अष्टफलकीय रिक्ति कहलाती है। ये पहली परत के ऊपर दूसरी परत का
विन्यास हो गया है, उसको रखना हो गया। अब बात आती है कि दूसरी परत के ऊपर तीसरी, देन चौथी, देन पांचवी, अलग अलग परतें रखें तो क्या होगा। इसमें फिर निकल के हमारे पास दो ऑप्शन आ जाते हैं। वो दो ऑप्शन कौन से हैं आपके पास। पहले ऑप्शन में हम चाहते हैं कि जितनी भी चतुष्फलकीय रिक्तियां बनी हैं उन चतुष्फलकीय रिक्तियों का आच्छादन यानी कवरिंग हो जाए। हम चाहते हैं कि जितनी भी चतुष्फलकीय रिक्तियां हैं उनकी कवरिंग की जाए। कब? जब तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी परत रखी जाए। ये चतुष्फलकीय रिक्तियां बनी उनकी कवरिंग करने के लिए, उनको कंप्लीटली आच्छादित करने के लिए हम क्या करते हैं, परतों का, कौन सी परतों का, जो षटकोणीय 2D निबिड़ संकुलित परतें थी, वो षटकोणीय 2D निबिड़ संकुलित परतों को AB पैटर्न पे विन्यासित किया जाएगा। और AB पैटर्न पे विन्यासित करते हुए वो क्या बनाता है, फाइनली HCP षटकोणीय क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर, निबिड़ संकुलित संरचना, हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड षटकोणीय निबिड़ संकुलित संरचना बन जाती है। इस षटकोणीय निबिड़ संकुलन जो 3D में बना, उसमें मात्रक कोष्ठिका जो होती है वो मात्रक कोष्ठिका FCC फलक केंद्रित टाइप की मात्रक कोष्ठिका होगी, जिसकी समन्वय संख्या 12 और संकुलन क्षमता 74% होती है। क्या किया आपने, ये जो चतुष्फल की रिक्ति थी उनको कवर करने के लिए विभिन्न परतों को आपने AB पैटर्न को फॉलो करते हुए विन्यासित किया। तो अंततः आपके पास क्या बन गया, एक षटकोणीय निबिड़ संरचना बनेगी, षटकोणीय क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर बन गया HCP, जिसमें मात्रक कोष्ठिका की जो प्रकृति होती है वो फलक केंद्रित होती है। और फलक केंद्रित के पॉइंट आपको पहले ही पता है, पीछे वाली क्लास में बता चुका, किसी ने मिस किए हैं तो आई बटन पे क्लिक कीजिए। दूसरा जो पैटर्न होगा उसमें, वो दूसरा पैटर्न क्या होगा, हम चाहते हैं कि पहली परत षटकोणीय परत पे दूसरी षटकोणीय परत रखने पर जो अष्टफलकीय रिक्तियां बनी हैं उन अष्टफलकीय रिक्तियों का क्या चाह रहे हैं, हम आच्छादन चाह रहे हैं। हम चाहते हैं कि जितनी भी अष्टफलकीय रिक्तियां हैं वो सब की सब कवर हो जाएं। तो यदि अपन अष्टफलकीय रिक्तियों को कवर करना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, उन परतों को, कौन सी परतों को, षटकोणीय 2D परतों को ABC पैटर्न पे अरेंज करेंगे, विन्यासित करेंगे। मतलब पहली, दूसरी, 3 परतों का विन्यास जो होगा वो अलग होगा। चौथी पे फिर पुनरावृत्ति शुरू होती है, यहाँ पे 2 पे पुनरावृत्ति शुरू हो जाती है, वहां पे 3 परतों के बाद उनका क्रम पुनरावृत्ति में आएगा। ABC पैटर्न को फॉलो करते हुए जब उनको विन्यासित किया जाएगा तो CCP स्ट्रक्चर बनती है। ये क्यूबिक क्लोज्ड पैक्ड घनीय निबिड़ संकुलन, घनीय निबिड़ संकुलन, और ये क्या बना, षटकोणीय निबिड़ संकुलन बना HCP। ये CCP बन गया। CCP में जो मात्रक कोष्ठिका होती है उस मात्रक कोष्ठिका की प्रकृति भी क्या होती है, फलक केंद्रित FCC प्रकार की होगी। और FCC प्रकार की होगी तो इसकी भी समन्वय संख्या 12 और संकुलन क्षमता कितनी होती है, 74% होती है। यानी अंततः मात्रक कोष्ठिकाओं की प्रकृति एक आएगी, लेकिन वो संकुलन जो हो रहा है उस आधार पे षटकोणीय 2D परतों का जो फाइनली जो 3D बनेगा वो 2 प्रकार से बन सकता है। एक HCP षटकोणीय निबिड़ संकुलन, एक CCP घनीय निबिड़ संकुलन कहलाता है। क्लियर स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का टॉपिक, निबिड़ संकुलित संरचना। अब ये संकुलन क्षमता के बाद नेक्स्ट हेडिंग या यूं कहूं इस चैप्टर का लास्ट पॉइंट हमारे पास है संकुलन क्षमता। किसी भी क्रिस्टल की संकुलन क्षमता, ये मैं ऑलरेडी आपको बता चुका, फिगर बता चुका कि कोई मात्रक कोष्ठिका के लिए कितना होता है, 52.4, 68 और 74, ये बता चुका। ये कैलकुलेट कैसे की, इसको गणना कैसे की जाती है, तो उसके कुछ विमाएं आपको याद रखनी पड़ेंगी। राजस्थान बोर्ड में ये जनरली डेरिवेशन टाइप में आ जाता है कि SCC, BCC या FCC की मात्रक कोष्ठिकाओं के लिए हमें क्या करना, उनकी संकुलन क्षमता का व्युत्पन्न करना है। तो इसमें पर्सन हमारे पास है कि संकुलन क्षमता होती क्या है, तो कुल उपलब्ध स्थान का वह भाग, वह प्रतिशत, कुल उपलब्ध स्थान का वह भाग, वह प्रतिशत, वह भिन्न जो गोलों के द्वारा संपूरित हो, गोले मतलब अवयवी कणों के द्वारा संपूरित हो, भरा हुआ हो, वो क्या कहलाता है, संकुलन क्षमता कहलाता है। किसी भी ठोस की संकुलन क्षमता निकालने के लिए हमारे पास सूत्र है n गोलों का आयतन बटे मात्रक कोष्ठिका का आयतन गुणा 100। गोलों का आयतन यहां पे फिक्स है, इस वैल्यू को हम क्या लिखेंगे,
4/3 पाई आर क्यूब कॉमन हो गया। मात्रक कोष्टिका, घनीय मात्रक कोष्टिका लेंगे, उसका आयतन क्या होता है, भुजा क्यूब। आपने पढ़ा छोटी क्लासेज में, वो होता है भुजा क्यूब। तो दो चीजें तो फिक्स हैं, बदलेगा क्या, एन की संख्या बदलेगी मात्रक कोष्टिका के प्रकार के आधार पे, 1, 2 या 4 आपको बता देंगे। परमाणुकता 1/8 गुणा 8 है, 1/8 गुणा 8 प्लस 1/6 गुणा 1/2 गुणा 6 से करके, तो ये वैल्यूज। उसके लिए आपको ये डेरिवेशन करने के लिए एक छोटा सा पॉइंट ये भी आपको याद रखना है, तीनों प्रकार की मात्रक कोष्टिकाएं, उनकी परमाणुकता, उनकी समन्वय संख्या, उनकी संकुलन क्षमता, ये जो पैरामीटर, ये 3 पॉइंट में ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं ऊपर, ये पॉइंट आपको याद रखनी है। डायमेंशंस, ये विमाएं, अवयवी कणों के बीच की दूरी d, वो उसकी भुजा के बराबर होती है। ए यहां पे भुजा या कोर है। अवयवी कणों के बीच की दूरी भुजा का √3/2a होता है। अवयवी कणों के बीच की दूरी भुजा का 1/√2a होता है। अब उन गोले जो अवयवी कण ले रहे हैं, उनकी त्रिज्या कैसे निकल जाएगी, ये जो दूरी है उसी का आधा हो जाती है। d का आधा करेंगे, d क्या थी, r आगे, तो d क्या थी, a, तो a का आधा r हो गया, यहाँ a का आधा 2 का भाग दिया 4 हो गया। इस तरीके से a का आधा करें, d है, d का आधा करके अपन r निकाल सकते हैं, और यहां से फिर इसको ट्रांसपोजिंग करें तो a की वैल्यू आ जाएगी। ये पूरी टेबल आपको याद रखनी है। इस पूरे चैप्टर में मैंने 2-3 टेबल आपको बताई हैं, वो दोनों तीनों टेबल इंपॉर्टेंट है, चाहे वो पैरामीटर्स वाले हों, ठीक है, ए बी अल्फा बीटा गामा वाले। अब इसमें देखिए अपन इस संकुलन, अपन इसको ये निकालते हैं कि 52.4 कैसे आया। तो मात्र संकुलन क्षमता निकालना है हमें, निकालना है किसके लिए, सिंपल क्यूबिक मात्रक कोष्टिका के लिए निकालना है। तो एन गोलों का आयतन 1 हो गया, 4/3 पाई आर क्यूब बटे भुजा क्यूब। इसकी भुजा कितनी है दिख रही है आपको, ये हो गया 2r का होल क्यूब इंटू पे क्या हो गया 100। सॉर्ट आउट किया, 4/3 पाई 22/7 आर क्यूब है इंटू 2r का क्यूब किया 8r क्यूब इंटू 100। आपको कोई कैलकुलेशन नहीं करनी है यार यहाँ पे, कैसे, क्योंकि हमें पता है इसका आंसर कितना आना है, 52.4% आना है। आप फिर भी कैलकुलेशन करना भी चाहते हो तो कैलकुलेशन कर सकते हो, r क्यूब थे, r क्यूब कैंसिल हो गया, ये 4 2 जा 8 हो रहे हैं, 2 से 11 जा हो गया, तो ये 1100 बाई कितना है 21, और 21 को डिवाइड करेंगे, 21 जो 105, 50, 50 से 1 दूनी 42, 8 बज गए 80 हो गए, फिर ठीक है इसको आगे करेंगे, ये 38 आएगा इसमें सॉर्ट आउट करने पे, 2163, इसको राउंड अप किया तो 52.4% आपने लिख दिया। ये क्या हो गया, एससीसी की संकुलन क्षमता का आपने डेरिवेशन कर दिया, 52.4 कैसे आया। सपोज हमें एग्जाम में मिल जाए बीसीसी का करना है, तो बीसीसी में क्या चेंज होगा, एक तो ये चेंज हो जाएगा, बीसीसी के लिए परमाणुता बदल के 2 हो गई, और मात्रक कोष्टिका है उसकी भुजा बदल गई, कितनी है 4r/√T32 होल क्यूब है। इस पूरी वैल्यूज को जब हम सॉर्ट आउट करेंगे, 2 वैल्यू तो बदली, भुजा का मान बदला और परमाणुता z बदल गई, 2 × 4/3 × 22/7 एंड r क्यूब। इसको सॉर्ट आउट करेंगे, 4 का क्यूब होता है 64r क्यूब, √3 का क्यूब करेंगे 3√3 आएगा, वो 3√3 कहां चला गया, ऊपर चला गया, 3√3 इंटू में क्या है 100। √3 की वैल्यू भी आप चाहो तो लिख सकते हो 1.73 होती है। इन सबको सॉर्ट आउट करेंगे, जैसे भी मैंने बताया, नहीं करो तो भी आपको डायरेक्ट वैल्यू पुट कर देनी है, 68.02% आएगा, और राउंड अप करके इसको लिख दिया 68%। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और फाइनली यदि हमें ये निकालना पड़े किसके लिए, एफसीसी के लिए निकालना पड़े, डेरिवेशन आ जाए एफसीसी के लिए, तो एफसीसी के लिए क्या होगा, परमाणुकता 4 × 4/3 पाई 22/7 आर क्यूब। ओके, और इसमें इसकी वैल्यू कितनी है 2√2 है, और 2√2 का अपन करेंगे तो 2 का क्यूब 8 हो गया, फिर 16√2 आ जाएगा, 16√2। ठीक है, और साथ में आर क्यूब और इंटू में 100, आर क्यूब तो आर क्यूब कैंसिल, √2 की वैल्यू कितनी है 1.41 होती है। इसको सॉर्ट आउट करेंगे तो कंफर्म में कितना आएगा 74% आ जाएगा, ये कैलकुलेशन आ जाएगी। तो वैल्यू सीख जाए, डेरिवेशन में कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये संकुलन क्षमता निकालना है, साथ में टेबल भी याद रखनी है आपको। इस टेबल का एक इंपॉर्टेंस और है, हमें कई बार क्या होता है कि किसी पर्टिकुलर क्रिस्टल का घनत्व पूछ लेते हैं डी, और घनत्व डी क्या होता है, एम डी बराबर
घनत्व D बराबर m इंटू जेड बाय एन एवोगैड्रो नंबर इंटू ए क्यूब होता है। ये किसी क्रिस्टल का घनत्व निकालने का सूत्र है। सपोज घनत्व आपको फाइंड करना, तो m आपके पास होगा, m क्या है, उस क्रिस्टल का मोलर मास, अणु भार है उसका, अणु भार। जैसे कॉपर है तो कॉपर के लिए 63.5 आ जाएगा, आयरन है तो आयरन के लिए 56 आ जाएगा। अलग अलग जो उनके अणु भार होते हैं वो अपन यहां पे ले लेते हैं, ठीक है। जेड की वैल्यू आपके पास फिक्स्ड होती है, 1 होगी, 2 होगी या 4 हो जाएगी। एवोगैड्रो नंबर भी कांस्टेंट है, कितना होता है 6.022 इंटू 10⁻23 होती है। और ए क्यूब आर के रेस्पेक्ट में ए निकाल सकते हो आप, कैसे भी हो सकता है। ए डायरेक्ट भुजा की लंबाई दे रखी है तो ए लिख देंगे, भुजा की लंबाई नहीं हमें त्रिज्या दे रखी है तो त्रिज्या से हम भुजा निकाल सकते हैं, ऐसे भी आ सकता है ये। तो इसको करके हम ये टोटल 1 2 3 4 5 पैरामीटर, 5 में से एक तो कांस्टेंट है यार, यानी 4 पैरामीटर हैं, इन 4 में से कोई भी पूछ सकता है। जैसे सीधा आ गया घनत्व निकालो तो वैल्यू रख के निकालोगे। आपको कह रहा है कि उस क्रिस्टल का मॉलर द्रव्यमान निकालो तो एम निकालोगे इसका पक्षांतरण करके। ये कह रहा है कि उसे मात्रक कोष्ठिका की प्रकृति बताओ, तो मात्रक कोष्ठिका की प्रकृति बतानी है तो हमें जेड निकालना पड़ेगा। 1 आएगा, 2 आएगा, 4 आएगा। 1 के आसपास आ रहा है तो एससीसी, 2 के आसपास आ रहा है तो बीसीसी और 4 के आसपास आ रहा है तो एफसीसी हो जाएगा। ए हमें निकालना हो तो इससे भी निकाल सकते हैं अपन। इस टाइप से अपने इसमें ये लास्ट हेडिंग होगी संकुलन क्षमता और क्रिस्टल का घनत्व ज्ञात करना। स्टूडेंट्स पहले वाली क्लासेस को भी ज्वाइन कीजिए। कोई डाउट्स हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में आइए। गुड लक।